मौजूद हैं और साथ ही मौलाना मकसूद उल हसन कासमी, चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। श्रीकांत शर्मा, आपने सुना बनारस का ये आम मुसलमान, इसके सवाल सबसे हैं, आप सबसे पहले जवाब देंगे? निश्चित रूप से 60 साल से जो सत्ताधारी दल इस देश में रहे हैं, उन्होंने इस देश के मुसलमान को अपनी वोट बैंक समझा और उन्होंने बंधुआ मजदूर समझा। 60 साल से ये देश की जनता को गुमराह करते रहे, पाप करते रहे, देश के खजाने को लूटते रहे। और जब उस लूट पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने सवाल उठाने की कोशिश की, उस पॉलिटिकल पार्टी को इन लोगों ने कम्युनल कहा। चाहे कोई भी हो, इनके भ्रष्टाचार पर जो भी पार्टी उंगली उठाती है उसको इन्होंने कम्युनल कह के कहीं ना कहीं देश और पूरे समाज में उनको बदनाम करने की कोशिश की। और लंबे समय तक ये लोग उन पॉलिटिकल पार्टियों को, खासतौर से हमको। मीम अफजल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मीम अफजल साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से दूर रखने में ये सत्ताधारी दल, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सफल रहे। लेकिन अब सारे आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। चेहरे से नकाब उतर गया है। अब इनके चेहरे से नकाब उतर गया, असलियत लोगों के सामने आ गई और लोग असलियत समझ चुके हैं कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। जी मीम अफजल साहब, आपसे जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस ने वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया है मुसलमान को क्या? नहीं, हमने ना उनको वोट बैंक बनाया है और ना बना करके छोड़ा है। हम तो उनको साथ लेकर के चलने के हमेशा ख्वाहिशमंद रहे हैं और हमेशा साथ लेकर के चले हैं और वो चले भी हैं हमारे साथ। ये जो अपने आप को कहते हैं कि बड़े जबरदस्त हमदर्द हैं, मेरे कुछ सवालों का ये जवाब देंगे क्या? मुझे ये बताएं कि तो सारे हिंदुस्तान के आदमियों को, तमाम इस देश के शहरियों को एक जैसा समझते हैं, सबको बराबर समझते हैं, सबको हिस्सेदारी देना चाहते हैं। फिर जब ये इलेक्शन में टिकट बांटते हैं तो 15% मुसलमान कहाँ गायब हो जाता है? गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर और खुद दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन में 445 सीट ये लड़ रहे हैं और इन्होंने एक सीट जीतने के लिए उम्मीद से दी है और एक हारने की उम्मीद से दी है। श्रीकांत शर्मा, कहाँ है? तो ये हिस्सेदारी देते हैं। ये बात कर रहे थे, आपको याद होगा बहुत लंबे कुछ दिन पहले इन्होंने ये ऐलान किया था के आधार पर अपने पापों को नहीं छुपा सकते। कौन कितने मुसलमानों को वोट देता है? आप तो 60 साल से मुसलमानों के लंबरदार बने हुए, हितैषी बने हुए। आपने लोगों को टिकट दिया, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए किया क्या? आपने हमेशा से मुसलमानों को गरीबी के अलावा और कुछ नहीं दिया। आपने उनको बीजेपी से धमकाने के अलावा और कुछ नहीं किया। आपने भ्रष्टाचार किया, आपने लोगों को लूटा, आपने लोगों को गुमराह किया, आपने लोगों को बांटा, आपने लोगों को लड़ाया, आपने दंगे कराए इस पूरे मुल्क में। और जब आपके दंगों पर उंगली उठाने की बात आई तो आपने हमको सांप्रदायिक कहा। ये जुमले अब चलने वाले नहीं। आप ये बताइए कि आपने अल्टीमेटली इस देश के मुसलमान के लिए क्या किया? हमने जो दिया वो तो सारा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना और बहुत सारी चीजें आपको बता सकता हूं। सच्चर कमेटी, लेकिन आपने जो दिया है, सच्चर कमेटी वो दिया है कत्लेआम। जो आपने दिया है कांग्रेस शासित राज्य में। आम मुसलमान की बात हमने अभी दर्शकों को सुनाई। आम मुसलमान जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है इस देश के हर राजनीतिक दल से। कपिल मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। कपिल मिश्रा, आपकी तो नई नवेली पार्टी है, लेकिन आप भी राजनीति में नए आए हैं, पर मोदी और गैर मोदी की राजनीति करके मुसलमान को बांटना आप भी चाह रहे हैं। कपिल मिश्रा, देखिए, हिंदू और मुसलमान तो मुद्दा ही नहीं है। इस देश में दो तरह की राजनीति हो रही थी। एक जो सौगंध खा रहे थे कि हम मंदिर बनाएंगे और दूसरे जो कसम खा रहे थे कि हम मस्जिद बचाएंगे। ना मंदिर बनाने वालों ने मंदिर बनाया, ना मस्जिद बचाने वालों ने मस्जिद बचाई। और इन्होंने ये इज्जत और इंसाफ की जो लड़ाई इस मुल्क में होनी चाहिए थी, उसे धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया। 84 के दंगे हों या मेरठ, सूरत, भागलपुर, गुजरात, मुंबई, ये सब क्या बताते हैं? ये कांग्रेस और भाजपा हिंदू और मुसलमान को बांटने की राजनीति करते हैं। ये जो आप मोदी और गैर मोदी की बात हमारे बारे में कह रहे हैं, आप ये समझ लें कि हमने मोदी से 16 सवाल पूछे। उसमें गैस के दामों के बारे में जो उन्होंने 4 गुना करने का लेटर लिखा वो सवाल है, अंबानी का सवाल है, किसानों की आत्महत्या का सवाल है। हम तो हिंदू और मुसलमान
बनारस में बात नहीं अरविंद करते। केजरीवाल पहुंचते हैं तो सबसे पहले शहर काजी से जाकर क्यों मिलते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? इस सवाल का मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन नहीं, कासमी साहब जल्दी से आप अपनी बात देखिए, रखें। ये जो साहब कपिल मिश्रा मैं जवाब साहब दे बता देता रहे हूं। हैं, ये बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी भी उसी में चल रही है। ये तो थे भी नहीं पार्टी के रूपरेखा तैयार करने वालों में 22 आदमियों में मैं था, लेकिन धोखा किया इन्होंने। हमने पार्टी बनाई थी, उसमें ये लिखा था कि ऐसी पार्टी हम इस तरह चलेंगे जहां हिंदू मुस्लिम का फर्क हो जाए, मुस्लिम एरिया में हिंदू खड़ा करेंगे, हिंदू मुस्लिम खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। आपने दिल्ली में किसी मुस्लिम को टिकट दिया? आप मुजफ्फरनगर गए, मैं अरविंद से कहता रहा बार बार मुजफ्फरनगर जाइए, अब नहीं गए। हम पूछ रहे हैं कि आप भी कांग्रेस और भाजपा की तरह धोखा दे रहे हो। एंटी कम्युनल राइट बिल पे आप कुछ नहीं बोले। ये भाजपा और कांग्रेस, मैं बताना चाहता हूं, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो और ये नई पार्टी आप हो, इन्होंने धोखा दिया है। बार बार ये कहा जा रहा है। देखिए जनाब, हिंदुस्तान के मुसलमान को जब ये उम्मीद कह रहे कहां हैं, से जब बनती ये हुई कहा नजर जा आएगी? रहा है, लौटूंगी कासमी साहब मैं ये आपके साहब पास, बैठे हैं, पहले भाजपा मोदी के की सियासत की एक तस्वीर में दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। मैं लौटूंगी आपके पास। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां के मुसलमानों का दिल जीतने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जो बात कर रहे हैं, क्या उससे बनारस का मुसलमान इत्तेफाक रखता है? क्या मुसलमान उनके दिल से लगाना चाहता है उन्हें, या फिर उनके दिल में मोदी को लेकर वाकई में कोई डर है? ये रिपोर्ट देखिए आप। जैसे ही लोगों को मिलूंगा, रूबरू में जानेंगे, नॉट थ्रू मीडिया, नॉट थ्रू माय ओपोनेंट्स। मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा। जब 2014 में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुसलमानों से मोहब्बत की बात कर रहे हैं, उन्हें गले लगाने की बात कर रहे हैं। मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे। भले ही सेक्युलर इमेज बनाने को लेकर मोदी जगह जगह मुस्लिम प्रेम जता रहे हैं, पर देश के मुस्लिम धर्म गुरुओं को इससे इत्तेफाक नहीं है। उनका तो कहना है कि उन्हें मोदी से डर लगता है। अब मुसलमान वही कहेंगे, जो एक डर का एहसास जो है वो मुसलमानों में नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है। सवाल है कि क्या ऐसा डर देश के आम मुसलमानों के दिलों में भी है? इसी का जवाब तलाशने के लिए हम बनारस जा पहुंचे। जानने के लिए कि बनारस का मुसलमान क्या सोचता है मोदी के बारे में। मोदी ने जैसे ही कहा कि जब वो बनारस जाएंगे तो बनारस के मुसलमान उनसे मिलकर उनसे मोहब्बत करने लगेंगे। माहौल बदल गया और मोदी के बारे में मुसलमानों की राय क्या है, और मोहब्बत करेंगे या मोदी से नफरत करेंगे, ये आप खुद देखिए। हमने बनारस की गलियों में मोदी और उनके सियासी मंसूबों को लेकर सवाल पूछे। हमने बनारस के शहर काजी से भी इस बारे में बात की, जिनसे आप नेता अरविंद केजरीवाल भी मिलने गए थे। कि हर आदमी जो है सेकुलर पार्टी को वोट दे, जो भी सेकुलर हैं उनको वोट दिया जाए, समझ रहे हैं। और हमने उनसे कोई वादा नहीं किया, ना हम किसी से वादा करते हैं, क्योंकि हर पार्टी आती है हमारे पास दुआ लेने के लिए, बस दुआ ही देते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। हमने बनारस के आम मुसलमान से भी मोदी को लेकर बात की। सबकी अपनी अपनी राय थी। जीतेगा तो जीतेगा, क्योंकि आप लोगों के सारे कास्ट के हिंदू भाई जितने भी हैं सब मोदी को वोट देंगे। मुस्लिम वोट बटना ही बटना है। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे उनसे मोहब्बत। उनकी मजबूरी होगी कि वो मुसलमानों से मोहब्बत करें, हमारी मजबूरी नहीं है कि हम उनसे मोहब्बत करें। वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत मुसलमान भी समझते हैं। वो मोदी की हर बात को गौर से सुनते हैं। उन्हें पता है कि चुनावी मौसम में नेता किस तरह वोट के नाम पर धर्म गुरुओं और मुसलमानों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। 2014 के सियासी दंगल में मुसलमानों की हक की बात करने वाली बीजेपी भले ही मुसलमानों के रहनुमा के तौर पर खुद को पेश करे, लेकिन इसके मैनिफेस्टो को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये कदीम जमाने से दस्तूर चला आ रहा है कि जब आदमी को जरूरत होती है तो वो मुसलमानों के दरमियान आकर मुसलमानों के हक हुकूक की बातें करके हिंदुस्तान के अंदर मालूम होता है कि सेकुलर निज़ाम उन्होंने पेश कर दिया। मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ है और आज ये आने वाले दिनों में भी कोई भला नहीं होगा, चाहे वो कोई भी दल हो। मुसलमानों के बारे में कोई नहीं सोचता। संदेह है इसलिए भी कि एक तरफ बीजेपी मुसलमानों के हित की बात करती है, तो दूसरी तरफ यूपी की 80 लोकसभा सीटों में किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं पकड़ाया। यही हाल गुजरात के टिकट बंटवारे का भी है। वहां भी बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही तस्वीर है।
जबकि कांग्रेस ने यूपी में 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 9 मुस्लिम हैं। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में 23 में से 3 मुस्लिम हैं, तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड में एक भी मुस्लिम नहीं। यह हाल देश की 2 सबसे बड़ी सियासी पार्टियों का है, जबकि आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 23 में से 2 मुसलमान हैं। अब जरा उस आंकड़े पर निगाह डालिए जो आजादी से लेकर अब तक देश की संसद में मुसलमान प्रतिनिधियों का रहा है। पहली लोकसभा में संख्या 11 थी, जो 2% के बराबर था। 15वीं लोकसभा में कुल एमपीज की संख्या 30 हो गई, जो कुल 6% था। आंकड़े साफ कर देते हैं कि आजादी के बाद से मुसलमानों के नाम पर सिर्फ सियासत होती आई है। 1947 से लेकर अब तक मुसलमानों का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। आखिर कब तक मुसलमान सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाते रहेंगे? यह सवाल भले ही चुभने वाला है, लेकिन सच यही है और इसे संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। राजीव रंजन, बनारस, न्यूज़ 24। श्रीकांत शर्मा, मुसलमान के सामने हालत यह पैदा कर दी गई है कि सुरक्षा या विकास, आप तो इन दोनों में से एक ही को चुन सकते हैं, और फिर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। कैसे मुसलमान मोहब्बत करेंगे? देखिए, एक भ्रम की स्थिति पूरे देश भर में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने फैलाई थी, लेकिन गुजरात में और जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकार 6 साल एनडीए की रही, और अभी जिन भाजपा शासित राज्यों में हमारी सरकारें हैं, भूख सबको लगती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम मुसलमान को इस देश का नागरिक मानते हैं। 125 करोड़ जनता में हम मुसलमान को मानते हैं। हम मानते हैं कि अगर 125 करोड़ जनता का विकास करेंगे, नहीं तो हर क्या गांव कह का रहे? विकास कांग्रेस करेंगे। मोदी का डर दिखा रही है मुसलमान को क्या? निश्चित रूप से अपने पापों को छुपाने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर तक जा सकती है। आज तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का हुआ दिखाया कि बीजेपी आ जाएगी और मुसलमानों को भगा देगी। ये निराधार असत्य साबित हुआ। हमारे काम पर कहीं कोई अगर उंगली उठा सकता है तो हम उसको चुनौती देते हैं, हमारे काम पर कोई उंगली उठाए। मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस अपने पापों को नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने पापों को छुपाने के लिए मोदी की शक्ल में ये कह रही है कि अब मैं मुसलमानों से मिलूंगा तो वो मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। पिछले 15 साल में मोदी जी को किसी ने रोका था मुसलमानों से मिलने के लिए? अभी जब उन्होंने अपना कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, तो किसी ने उनको मना किया था मुसलमानों से मिलने के लिए? अभी जब वो बनारस से कैंडिडेट हो गए तो उनको मुसलमानों की याद आने लगी। मैं आप मेरी बात बीच में काट दी। कई लोगों के मन में पूछना चाहता हूँ, आप पिछले आपने 6 महीने पहले 6 महीने करने लगेंगे, इतने साल पहले सुनिए तो सही। पहले देखिए, अभी तक मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, पहले मेरी बात सुने तौर पर, और पहले मेरी बात सुने, गुजरात का हिंदू, पहले मेरी बात सुने, गुजराती, नहीं आप पहले मेरी बात सुने, उनसे मोहब्बत करता है क्योंकि वो बनारस चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले आप मेरी बात सुने, उसके बाद उनको आप मौका दे बात करने का, क्योंकि वो बनारस चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वहाँ के आवाम को, वहाँ की जनता को वो कहेंगे मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। निश्चित रूप से जो भ्रम आपने फैलाने की कोशिश हमारे बारे में की थी, जो भ्रम जो मोदी जी के बारे में कांग्रेस और मुलायम सिंह और बीएसपी और एसपी के लोगों ने फैलाने की कोशिश की थी, वो भ्रम दूर होगा। अब गुजरात से चलकर उत्तर प्रदेश आपसे बड़ा तो कोई हमदर्दी नहीं है ना मुसलमानों का, ये कहिए ना, सीधी सी बात। बाकी सब मुसलमानों के दुश्मन है। एक मिनट, मीम अफजल साहब को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी मीम अफजल साहब। मैं ये समझ रहा हूं श्रीकांत शर्मा जी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस देश में हर पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, एक अकेले यही है जो सबसे बड़े हमदर्द हैं। और आपकी हमदर्दी का मुजाहरा हमने बार बार देखा है। आप क्यों बार बार इसको जता रहे हैं? आपसे बड़ा हमदर्द और आपसे बड़ा हमारा चाहने वाला इस देश में कोई नहीं है। और मोदी जो हैं वो तो इतने बड़े चाहने वाले हैं कि अब उन्होंने ये कह दिया है कि मुसलमान मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे, तो आपको वही गाना है, वही बजाना है, बजाते रहिए बड़े शौक से। अभी एक आदमी ने कहा, ये तो अमन मैन ने, कि आप जितना चाहे मोहब्बत करें हमसे, हम इस बात के लिए पाबंद नहीं है कि आपसे हम मोहब्बत करें। ये आपकी कमेटी ने तय किया, हमारी कमेटी नहीं थी। अरे छोड़िए, खोल देंगे हम आपकी, वो भी खोल देंगे हम आपकी कि गुजरात के अंदर मुसलमानों की क्या पोजीशन है। आपने मुसलमानों को डरा करके गुजरात में रखा हुआ है। आपने जो मैं आप सबको रोकना चाहूंगी। कपिल मिश्रा अपनी बात रखना चाह रहे हैं। श्रीकांत जी, कासमी साहब, एक सेकंड में आपके पास आ रही हूँ। पहले कपिल मिश्रा जी से जरा सी उनकी बात पूरी कर लेते हैं। जी कपिल मिश्रा जी। ये अदब से बात करना नहीं जानते हैं, छोटी छोटी बातें हैं जी। कासमी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अदब आता ही नहीं है। ये मुसलमान की बात नहीं सुन सकते।
उनको देंगे तो मुझे क्या बोलने तो दीजिए साहब। जी कपिल अपनी बात कहिए। अफजल साहब बोलने दीजिए प्लीज। छोटी छोटी बातें हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट है और सारा देश जानता है, आज कोई कुछ भी कहे, भाजपा हिंदुओं को डराकर हिंदू का वोट लेती है और कांग्रेस मुसलमान को डराकर मुसलमान का वोट लेती है। ना हिंदू डरता है ना मुसलमान डरता है। अरविंद केजरीवाल से सिर्फ बेईमान डरता है और उसी कारण ये दोनों, मैं बता रहा हूँ काजमी साहब, बात तो सुन लीजिए पूरी, आप बात सुनिए, जवाब दे रहा हूँ। आपने भी वही शुरू कर दिया। जवाब आप जिस नई राजनीति को आप जवाब सुनिए ना काजमी साहब, एक मिनट, जवाब वही शुरू कर दिया साहब। जवाब सुनिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए काजमी साहब, हिम्मत से जवाब करिए मत। आप भी धंधा कर रहे हो। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्लीज। कोई जवाब नहीं है आपके पास। आपने ये बात बोली कि कितने मुसलमानों को जब आए थे रामलीला मैदान में तो उनके साथ 4 मुसलमान नहीं थे। आज वो सिर्फ मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं। अगर आपके पास पार्टियों को वोट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। जवाब सुनने से डर लगता है क्या? जी कपिल अपनी बात जवाब से डरते हो क्या? जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? जवाब सुनने से आपकी हिम्मत खुल जाएगी। जवाब, मुझे लगता है कि जवाब सुनने से काजमी साहब की पोल खुलने का डर है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। जवाब सुनने की हिम्मत है, जवाब सुनिए। बोलिए। आप मेरा नाम तो सही ले लीजिए। आप मुसलमानों को टिकट डिबेट में मेरे साथ बैठ चुके हैं साहब। मैं बता रहा हूं, आप कोई दूसरे विनोद कुमार बिन्नी बैठे हैं और कौन बैठे हैं? कपिल आप अपनी बात कहिए, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हम अब जवाब सुन लीजिए। जी बताइए। इनको जवाब तो, इतनी तहजीब तो सीखिए कि जवाब सुन लीजिए। साहब सवाल पूछा है आपने, कितने मुसलमानों को टिकट दिया, किसने क्या किया? मैं कह रहा हूं हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करेंगे। आप कितना भी हम पे दबाव डाल दीजिए, हमारे साथ आज हिंदू भी खड़ा है और मुसलमान भी खड़ा है। जाने के लिए आप भी चले गए और विनोद कुमार बिन्नी भी चले गए, लेकिन आज हिंदुस्तान को यह पता है कि एक ऐसी पार्टी खड़ी है जो धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगती है। आपने मुझसे पूछा कि काजी साहब से मिलने क्यों गए? मिलने गए, उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए, दुर्गा कुंड में रुके भी हुए हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। वोट मांग रहे हैं बेईमानी को खत्म करने के लिए। हम मानते हैं हिंदुस्तान में 2 ही लोग हैं, ईमानदार और बेईमान, और सारे ईमानदार एक होकर बेईमानों को जड़ से उखाड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। और ये बात आपको पूरी मुजफ्फरनगर नहीं गए, उन्होंने बिरला हाउस एनकाउंटर की इंक्वायरी की बात कही थी, वो नहीं की। मैं कपिल, ये हमारे श्रीकांत साहब से मैं एक सवाल करता हूं। ये कह रहे थे कि मुसलमान गुजरात में बड़े अच्छे उसमें रह रहे हैं। सेंटर ने, सरकार ने मुस्लिम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भेजी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने कोर्ट में गए और उसको रुकवाया। कोर्ट ने मना किया, कोर्ट ने उनकी बात को ठुकरा दिया, तो फिर ये हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने भी कहा कि मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने मुंह की खाई, लेकिन मुस्लिम बच्चों को इन्होंने स्कॉलरशिप नहीं दी। ये कैसा मुस्लिम प्रेम है? ये कैसा मुसलमानों की बात है कि गुजरात में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है? ये आप सिर्फ टोपी पहना करके धोखा देते हो। मुझे बात कहने दीजिए। मेरा पर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मेरे भाई मुझे बोलने तो दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मुसलमान को टोपी पहनाना अपीजमेंट है। मैं मानता हूं अपीजमेंट है, लेकिन यही नरेंद्र मोदी जी पंजाब में जाते हैं, सिखों की पगड़ी पहनते हैं, वहां अपीजमेंट इन्हें नजर नहीं आता। यही नरेंद्र मोदी जी आसाम में जाते हैं, उनकी धार्मिक चीजें पहनते हैं, तब इन्हें धर्म वो नहीं आता। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये उल्टी सीधी बातें करने से कोई फायदा नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूं के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ कहना चाहता हूं। गुजरात सरकार का अपना नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। 5,000 रुपए से कम की इनकम है, वहां के बच्चों को वजीफा दिया जाता है। केंद्र सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करती है, हमारे यहाँ सबको दिया जाता है। जो भी 5,000 से कम जो कमाते हैं उनके प्रत्येक बच्चे को वजीफा मिलता है। हम इस देश में मुसलमानों को अलग नहीं मानते। मुसलमान इस देश का नागरिक है, उसका वही अधिकार है जो हर भारतीय का अधिकार है। आप गुमराह करने की कोशिश मत करिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों को नागरिक की तरह ट्रीट करिए, वोट बैंक की तरह ट्रीट मत करिए। इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट पर अधिकार नहीं है उसका। ये कहिए कि दूध में शक्कर की तरह मिलकर के खत्म हो जाइए, अपने हक की बात मत कीजिए। देखिए गुजरात में हक की बात मत कीजिए, ये इनका खत्म हो जाइए। दूध में शक्कर की तरह मिलकर खत्म हो जाइए। जाते हैं तो सिखों की पगड़ी पहनते हैं, लेकिन मुसलमानों की टोपी पहनने से नरेंद्र मोदी को इतनी आपत्ति क्यों? मुस्लिम टोपी अपीजमेंट है क्या? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार क्षेत्र होता है कि वो
हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। मैं किसी को बाध्य नहीं करूंगा कि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का हनुमान जी का चोला चढ़ाइए। मेरा सवाल सीधा है, सीधा सवाल है, ये सीधा सवाल है, गुजरात में जो डेवलपमेंट हो रहा है, आप हिंदुस्तान में आपको पता ही नहीं है, कुछ सब चलते हैं, आपको 24 कुछ पता ही नहीं है, प्रत्येक परिवार में जा रही है। थोड़ी जानकारी के बाद आप आया कीजिए, बैठा कीजिए टीवी चैनल चाहता हूं आपको 5.1% मुस्लिम वहां सरकारी नौकरी में है। आंकड़े मत बताइए, आप झूठे आंकड़े बनाने के आदी हैं। पूरा देश तंग आ गया आपके आंकड़ों से। और इन्हीं की सरकार के, कुछ कहना कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा है कि 9.1% मुस्लिम वहां की पुलिस में है, बच्चे, नौजवान बच्चे। तो आप गुमराह मत करो देश को, आंकड़ों पर आओ, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ चर्चा करो। आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। आप झूठ बोल रहे हो, जहां जीत की संभावना, आप झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो। बीजेपी की तरफ से किसी भी मुसलमान आप झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो। मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्यों किया गया? आप परेश रावल को लाते हैं, सिटिंग एमपी को हटाकर आप परेश रावल को टिकट दे देते हैं, फिर आप विनेबिलिटी की बात कर रहे हैं श्रीकांत शर्मा। ये कैसे समझेगा आम मुसलमान? देखिए, टिकट देना, जो जीतता है उसको टिकट दी जाती है। हमने टिकट भी दिए हैं, हमने नगर पालिका में टिकट दिए, हमने जिला पंचायत में टिकट दिए, 208 मुसलमानों को हमने टिकट दिया। चलिए, मैं ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हम छोटे से ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहीं से इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्यों सियासत के अंदर भागीदार नहीं बनाना चाहती है मुसलमान को राजनीतिक पार्टियां। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, तो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी भी उसका जवाब उसी तरीके से देगी। मैंने 1 साल से कहा है कि आज कम्युनल होना आसान है, सेकुलर होना मुश्किल है। धार्मिक सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छिप करके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा चालू पार्टी कोई नहीं है। देखिए आमने सामने अखिलेश यादव के साथ आज रात 9 बजे। कि जितना महत्व डेवलपमेंट का है उतना ही महत्व गुड गवर्नेंस का है। और मेरा तो मंत्र रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स एकदम सॉलिड कूलिंग, बहुत मजा आया। आम की मिठास अब और भी खास। सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप। ये लो जी। ये ऐसी कुर्सियां किसके लिए बना रही है? अरे लल्ला, ये जो फूल वाली है नरेंद्र भाई की पार्टी की है जी। सही है। ये हाथ वाली कुर्सी, ये श्योर नहीं थे कौन बैठेगा इस पे, तो मैंने ना इसको थोड़ा सा एडजस्टेबल बना दिया। दिमाग चले तेरा। ये थर्ड पार्टी की है, दर्जन लोगों का झुंड है इसमें, जोड़ तोड़ के बना दी मैंने इसको कैसे भी। सुन, कुर्सी में फेविकॉल जरूर लगाइयो ताकि कुर्सी जिसकी भी बने मजबूत बने, देर तक चले। बंटी तू सिखाएगा मुझे? 3 गुना दाम पे बेचियो। मार्केट में तो एक ही जानी है, बाकी तो यहीं धरी रह जानी है। तो चाय का काम छोड़ दे, चुनाव विशेषज्ञ हो जा। चैनल वाले पकड़ लेंगे, पूछेंगे 16 मई को किस कुर्सी की डिलीवरी होगी है जी। यूज करो निशा कलर परफेक्ट। ये दे बालों को नेचुरल लुक, डीप शाइन और अल्ट्रा सॉफ्टनेस सिर्फ 30 मिनट में। निशा कलर परफेक्ट हेयर कलर क्रीम। इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे पढ़ रही हैं। हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं। इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट दें। Calm, करना keep calm. Watch Pepsi IPL on StarSports.com. दिल बड़ा तू। A
चाय की एक अलग चमक होती है। रजनीगंधा सिल्वर पर्ल्स, सिल्वर कोटेड इलायची। WHO के अनुसार हर साल डायबिटीज से 35 लाख लोग मरते हैं। आयुर्वेद से करें डायबिटीज का मुकाबला। डायबियन शुगर केयर टैबलेट्स 100% आयुर्वेदिक। डायबियन। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। मम्मी को एक लवली सा सरप्राइज देने के लिए कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। डोमिनोज पिज्जा मेनिया सिर्फ 49 रुपीज में। बेस्ट टेस्ट, बेस्ट चॉइस, बेस्ट वैल्यू। जिंदगी को आज तुमने खुल के जिया। मोहिनी चाट, मोहिनी पियो, खुल के जिया। पिज्जा बनाई हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। Introducing the all new Nano Twist। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। हर्बल मेघदूत सत्रीठा। मैंने चुना मेघदूत सत्रीठा और आपने अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। हर्बल मेघदूत सत्रीठा। मैंने चुना मेघदूत सत्रीठा और आपने आपको तो एसिडिटी है, आपको एसिडिटी। नया डाइजिन, इसका क्विक कूलिंग एक्शन दे एसिडिटी से जल्द राहत। एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। साडा आप देख रहे हैं। आप 16वीं लोकसभा के लिए 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। 4 चरण की वोटिंग होना बाकी है, लेकिन सियासी शोर के बीच मारामारी मुद्दों को लेकर नहीं, वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर हो रही है। हर पार्टी इस भीड़ में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगी है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर नई नवेली आप। 2014 के सत्ता संघर्ष में कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाएगी या मोदी के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पूरा होगा, या फिर किसी तीसरे के पास हिंदुस्तान के किले की चाबी होगी। इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। अंजाम क्या होगा ये तो 16 मई के नतीजों से तय होगा। फिलहाल तो हर पार्टी लोकतंत्र की लड़ाई में अपने पूरे दमखम के साथ मोर्चा खोले बैठी है, लेकिन सेकुलर देश में मुद्दों से ज्यादा जंग छिड़ी है वोटों के ध्रुवीकरण की, मजहब के नाम पर लुभाने की। चूंकि मुस्लिम वोट देश के करीब 200 सीटों को प्रभावित करते हैं, लिहाजा सबसे ज्यादा होड़ मची है मुस्लिम वोटों के लिए। हालांकि मुसलमान इसे बखूबी समझते हैं। नेता लोग तो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए जाते हैं। 4 नेता जाएंगे चारों मौलाना के पास। अब मौलाना क्या फैसला करेगा आप बताइए? मौलाना किसके हक में फैसला करेगा? जो भी बातें की जाती हैं, जितने भी आज देख रहे हैं कि लोग अपना सवाल कर मैनिफेस्टो पेश कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, कोई कर तो रहा नहीं है। हर कोई टोपी पहने भीड़ में खड़ा नजर आता है। आए दिन ऐसी तस्वीरें दिखती रहती हैं जब सियासत के महारथी मुस्लिम धर्मगुरुओं की दहलीज पर खड़े नजर आते हैं। हिंदुत्व की पैरोकार रही बीजेपी को भी पता है कि बिना मुस्लिम वोटों के 272 का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं हो सकता, इसलिए उसके नेता भी खुद को मुसलमानों का हितैषी साबित करने में जुटे हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी भले ही धर्म के नाम की राजनीति और वोट मांगने से परहेज करने का दावा कर रहे हों, लेकिन हर मंच से उनका मुस्लिम प्रेम झलक के उठता है। मोदी मुसलमानों को दिल से लगाने की भी बात कर रहे हैं।
मोदी से एक कदम आगे निकल चुके हैं पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। राजनाथ लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जीत के लिए एक एक कदम सावधानी के साथ उठा रहे हैं। खुद को सेकुलर साबित करने की कोशिश में है। इलाके में मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट है, इसलिए कुछ दिन पहले ही राजनाथ लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरुओं के पास गए और टोपी पहने जमाने को नया संदेश देने की कोशिश में जुटे थे। बीजेपी नहीं, कांग्रेस को भी मुस्लिम वोटों की दरकार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तो जामा मस्जिद के इमाम के पास भी पहुंच गई थी। इमाम ने भी मुलाकात के बाद मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर डाली। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सियासत में नए नवेले आए अरविंद केजरीवाल भी सियासत के गुर सीख गए हैं। मोदी के खिलाफ बनारस से ताल ठोक रहे केजरीवाल को भी जंग जीतने के लिए मुस्लिम वोटों की दरकार है। खुद को धर्मनिरपेक्षता का असली चेहरा साबित करने के लिए केजरीवाल भी बनारस में शहर काशी से मिलने जा पहुंचे। दूसरे सियासी दल भी इस नुमाइश में पीछे नहीं है। सवाल उठता है कि आजादी के 67 साल बाद भी इस देश में मजहब और मुसलमानों को लेकर इतनी हाय तबाह क्यों मचती है। वोटों के लिए सियासत के स्वघोषित कदरदान बार बार मुस्लिम धर्म गुरुओं के आंगन में खड़े क्यों नजर आते हैं। कि आज भी मुसलमान धर्म गुरुओं के फतवे के बाद ही अपना वोट तय करता है। क्या ये जमहूरियत मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी को लेकर उतनी संजीदा नहीं? आखिर क्यों इस देश में कोई ऐसा सर्वमान्य मुस्लिम नेता नहीं उभर पाता जो बिना मजहबी दीवार के उठले मुसलमानों के हितों की पैरवी करता नजर आए? क्या अगर कोई ऐसा नेता होता तो वोट के बाजार में मुस्लिमों की हालत ऐसी होती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मीम अफजल साहब, मुसलमानों के वोट के लिए सोनिया गांधी को इमाम बुखारी से क्यों मिलना पड़ता है? पहली बात तो मैं ये करेक्शन कर दूं, आपने अपनी रिपोर्ट में ये दिखाया है और ये बताया है कि इमाम बुखारी साहब से मिलने के लिए सोनिया जी गई थी। ये इत्तला गलत है आपकी रिपोर्ट में, इसको दुरुस्त कर लीजिए। जी, सोनिया जी नहीं गई थी, इमाम साहब खुद मिलने के लिए आए थे एक डेलीगेशन के साथ। ठीक है। और कोई भी, अगर शंकराचार्य आते तो वो उनसे भी मिलती, अगर कोई धर्मगुरु किसी और के भी आते तो उनसे भी मिलती। और उन्होंने आने के बाद अपने मसले रखे, सोनिया जी ने उनसे बातचीत की। उसके बाद उन्होंने जाकर के ये ऐलान किया कि मैं कांग्रेस पार्टी की हिमायत का ऐलान करता हूं। उन्होंने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ये नहीं कहा कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट डालें। नहीं, सेक्युलर वोटों का बंटवारा ना हो, ये अपील तो सोनिया गांधी की तरफ से बार बार की जाती है। इमाम बुखारी के जरिए किसको ये मैसेज दिलवाना चाह रही थी वो? इसमें कौन सी गलत बात है जी? इसमें कौन सी गलत बात है? आप क्या समझती हैं कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ मुसलमान सेकुलर है? मैं तो समझता हूं हिंदुओं का बड़ा सेक्शन सेकुलर है। अगर सोनिया जी कह रही हैं कि सेकुलर वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, तो वो इसका मतलब है सबको कह रही हैं जो लोग सेकुलर हैं। मैं तो मानता हूं कि 80-90% इस मुल्क के लोग सेकुलर हैं। पर अगर इमाम बुखारी की बात का कितनों पर असर होगा? किन सेकुलर लोगों पर इमाम बुखारी की बात का असर होगा, आप ये बता पाएंगे? ये मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, ना मैंने ऐसा कोई दावा किया। जी, इमाम साहब ने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की हिमायत का ऐलान करता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों कांग्रेस पार्टी को वोट दो। उन्होंने ये नहीं कहा हिंदुओं आप भारतीय जनता पार्टी को वोट न देना। नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा कि मैं हिमायत करता हूं। राजनाथ सिंह अब जो उनको ठीक समझता है राजनाथ सिंह लखनऊ में कल्बे जव्वाद से भी मिलते हैं, खालिद रशीद नहीं, एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। देखिए, पहले तो मीम अफजल साहब मैं जवाब दे दूं। इनका कहना यह है कि इस देश में जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो सेकुलर नहीं है। जो रोजगार मांग रहा है नौजवान, वो सेकुलर नहीं है। जिन बहन बेटियों की पुराना रिकॉर्ड बहुत चल रहा है भाई, वो सेकुलर नहीं है। ये तो बहुत बोल रहा है, अभी आप नए कुछ नई बात करो। आप कहना क्या चाहते हैं कि जो आपके खिलाफ है, जो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो आपके प्रशासन के खिलाफ है, क्या वो सेकुलर नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को अलावा कांग्रेस पार्टी को गाली देने के अलावा कुछ है आपके पास? कुछ है तो वो बोलिए। आप क्या देने वाले हैं ये बोलो। बात करते हैं आप, बहुत अदब की बात करते हैं, क्या देने वाले हैं ये बोलो। जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। ये बोलिए, आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं देना चाहते लोगों को सेकुलर? कांग्रेस को गाली देने का काम नहीं किया। आपके पास ये लाइसेंस है कि आप क्या देना चाहते हैं नौजवान को कहने के लिए, जो रोजगार के लिए आप पर उंगली उठा रहा है? आपके पास लाइसेंस है रोजगार देंगे? कांग्रेस को आप गाली देकर लोगों को रोजगार दिया, लोगों का रोजगार छीन लिया।
अगर नौजवान आपके खिलाफ बात कर रहा है तो वो कम्युनल है क्या? श्रीकांत शर्मा, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। क्या ये इस कौम के लिए ट्रेजेडी नहीं है कि इसके वोट के लिए भी कोई नेता नहीं है सामने, बल्कि जो समाज में धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उनके चक्कर काट रहे हैं नेता? देखिए, इस देश को आजाद कराने में धर्मगुरु का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुसलमानों के उलमा ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने देश को आजाद किया। और ये परेशानी इस वजह से है कि मुस्लिम नेता जो हैं वो गूंगे बहरे हैं, वो अपनी पार्टियों ही में गुम रहते हैं। मुस्लिम हक की जब बात आती है तो दरबों में घुस जाते हैं, और बुखारी साहब जैसे लोग और लोगों के पास जाते हैं तो वो कुछ काम करते हैं, वो संजरपुर जाते हैं, वो बटला हाउस आते हैं, ये लोग सब भूल जाते हैं। इस वजह से मुसलमान जो है मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, उलमा से ताल्लुक रखता है। कपिल मिश्रा, क्या मुसलमान विचारधारा की चक्की में पीसा जा रहा है आज की राजनीति में? ये रेजिडेंशियल एरिया। देखिए सर, देखिए दीदी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये किस प्रकार की राजनीति और ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं ना मस्जिद की बात हो ना शिवालों की बात हो, लोग भूखे हैं, पहले निवालों की बात हो। कांग्रेस मुसलमानों को डरा रही है, भाजपा हिंदुओं को, और ये साहब जो बैठे हैं तीसरे, ये शायद मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, जो मुद्दों पे बात ही नहीं होने देना चाहते। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबकी समस्या है। ना हिंदू को कुछ मिला, ना मुसलमान को कुछ मिला। जब तक इस देश से बेईमानी खत्म नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, ये सब दिखावे की बातें हो जाएंगी। और इसी लड़ाई को लड़कर मिलेगा कैसे? आप एक नई नवेली पार्टी, आपसे उम्मीद करें, आपकी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसमें 23 कुल सदस्य हैं, जिसमें से मुस्लिम सदस्य सिर्फ एक है, शादी। मैं लौटूंगी काफी साहब, एक मिनट आपके पास। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा भी है। श्रीकांत जी, आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड में एक भी मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों को टिकट देने के नाम पर विनेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं। ये मेरे पास आंकड़े हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव आपकी 76 इसमें सदस्य, और मुसलमान के नाम पर सिर्फ एक सदस्य नजमा हेप्तुल्ला। ये क्या मजाक है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने पहली चर्चा में स्पष्ट किया कि हम इस देश के मुसलमान को देश का नागरिक मानते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता मेरिट पे आता है, लंबी लड़ाई लड़के आगे आता है, और मुसलमान भी होता है, हिंदू भी होता है। हम वहां जब सिलेक्शन होता है तो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं होता है। कौन पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा है, कौन उसके काबिल है, कौन उसके योग्य है, उस आधार पर हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है। हमारे यहाँ कोटा सिस्टम नहीं है, हम लोगों को गुमराह नहीं करना चाहते। हम पार्लियामेंट बोर्ड इनकी पार्टी में बात पूरी करने दीजिए। हम लोगों को गुमराह, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सुशासन की राजनीति करते हैं, और जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं, पूरी जिंदगी आपकी पार्टी को दे दी। कहां है विकास की राजनीति की बात आप कर रहे हैं, लेकिन भागीदारी सियासत में मुसलमान को क्यों नहीं दी जा रही है? निश्चित रूप से मुसलमान हमसे बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, गुजरात में हमने 208 मुसलमानों को टिकट दिया, उसमें से 102 इसलिए जुड़ना है कि इन्होंने आज तक कुछ नहीं दिया। जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस ने पैदा की थी हमारे खिलाफ, वो भ्रम धीरे धीरे दूर हो रहा है। कांग्रेस का चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, नकाब इनका उतर रहा है। समाज के सभी वर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग विकास चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, नौजवान रोजगार चाहता है, और जो माँ हिंदू हो या मुसलमान हो, अपनी बेटी की आबरू चाहती है, अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन चाहती है, अपने परिवार के लिए अच्छी सारी सुविधाएं चाहती है। तो वो सब हम देने के लिए काबिल है, हम दे रहे हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। वहां करिएगा, मुसलमान सदस्य सिर्फ 3 जलसे में कीजिए तकरीर। जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 3 मुस्लिम सदस्य। आप गलत कह रही हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 5 मुसलमान हैं, आपको गलतफहमी है। 23 में से 5 और 30 में से 5 कितने होते हैं? जी 30 में से 5 हैं। जी, आपको लगता है कि आप अपने आप को दुरुस्त कर काफी है मुसलमानों के लिए? स्पेशल इन्वाइटी काफी है? क्यों, आप क्या चाहती हैं? आपका परसेंटेज बताइए ना, कितना हुआ 30 में से? नहीं, आप मुझे बताइए, कितना परसेंटेज हुआ ये बताइए। हमारे कितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट? आप ये बताइए मुझको कि जिस पार्टी से अभी आपने सवाल किया वो तो जवाब दे नहीं सके, अब आप हम पर हमला कर रही हैं। हम आपसे पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों की आबादी के तनासुब से हमने कितने टिकट दिए, हमारे कितने मेंबर पार्लियामेंट हैं कि हम आपका डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमारे भाई आप तो गुजरात में 9.1% पॉपुलेशन है, हम तो 9.1% मुसलमान हाथ जोड़ करके मैं कह चुका हूं कि आपके झूठ का जवाब नहीं दिया जा सकता। सुशासन पर बहस करो,
मैं कह रहा हूं ना कि आपसे झूठ का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। आप गुमराह नहीं कर सकते। झूठे हैं। को आपका नकाब उतर गया है, जनता आपको पहचान चुकी है। 2014 में जनता मिलकर आपको सबक सिखाएगी। नकाब आप पहन करके आ रहे हो, नया नकाब पहन करके आ रहे हो। आपके नकाब के पीछे जो चेहरा छुपा हुआ है उसको सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। डराया जा रहा है, भय की राजनीति का नाम दिखाकर क्या मुसलमान को डराया जा रहा है? आप लोग सब नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं। नरेंद्र मोदी करते हैं काम, आम मुसलमान हम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी करते हैं, ये नरेंद्र मोदी करते हैं, ये नरेंद्र मोदी ये काम करते हैं, हम नहीं करते। चलिए आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि आम मुसलमान और ये बनारस के लोग हैं, आम बनारस के लोग, इनकी सोच क्या है, जरा इससे मैं आप लोगों को रूबरू करा दूं। उसके बाद मैं एक एक कमेंट आप लोगों से जरूर लूंगी। जीतेगा तो जीतेगा, क्योंकि आप लोगों के सारे कास्ट के हिंदू भाई जितने भी हैं सब मोदी को वोट देंगे। मुस्लिम वोट बटना ही बटना है। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे उनसे मोहब्बत। उनकी मजबूरी होगी कि वो मुसलमानों से मोहब्बत करें, हमारी मजबूरी नहीं है कि हम उनसे मोहब्बत करें। ये कदीम ज़माने से दस्तूर चला आ रहा है कि जब आदमी को ज़रूरत होती है तो वो मुसलमानों के दरमियान आकर मुसलमानों के हक हुकूक की बातें करके हिंदुस्तान के अंदर मालूम होता है कि सेकुलर निज़ाम उन्होंने पेश कर दिया। मुसलमानों का कोई भला नहीं हुआ है और आज ये आने वाले दिनों में भी कोई भला नहीं होगा, चाहे वो कोई भी दल हो। मुसलमानों के बारे में कोई नहीं सोचता। मीम अफजल साहब, मुसलमान में इतनी नाउमीदी क्यों? ये मेरे से पूछने की बजाय आपने अवाम से पूछा है और आपको अंदाजा होना चाहिए क्यों है ये नरेंद्र मोदी जैसे लोगों पर आपकी पार्टी ने सबसे ज्यादा दिखाने का काम किया है। इस वजह से सवाल का जवाब देने से आप बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। मीम अफजल साहब देखिए, हमने जो कुछ भी किया है आपके इस प्रोग्राम में मैं 2 मिनट में नहीं बता सकता। आप 1 घंटे की इस बात पर बहस रख लें कि कांग्रेस ने क्या किया है, फिर मैं बताऊंगा आपको। एक राज्य बता दो। आप 1 घंटे की बहस रख लें, एक राज्य मैं आपको बताऊंगा और इन बीजेपी वालों को भी बिठा लीजिएगा। मीम अफजल साहब, आपकी पोल तो सच्चर कमेटी आप छोड़िए, आपके बोलने की जरूरत नहीं है। आज 9 से छुए खाकर के बिल्ली हज को नहीं जा सकती है। देश की जनता से क्षमा मांग लो कि आपने 60 साल में बहुत पाप किए हैं, आपने लोगों को आज देश की जनता के पास मौका है आपकी सही शक्ल देखने का। जी आप लोग तुम हिलाते हुए आए हैं मुसलमान के पास। देखिए, ये श्रीकांत जी बैठे हैं, मैं मानता हूं कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया है, लेकिन आप तो ये दावा कर रहे हैं कि आप हिंदू मुस्लिम सबको बराबर देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी की रैली में पटना बम ब्लास्ट में एक आदमी मारा गया, नरेंद्र मोदी जी ने जाकर के उसको माली मदद दी, लेकिन इन्हीं के गुजरात में जिसके सरपरस्त हैं वजीर आला है नरेंद्र मोदी जी, गुजरात दंगों में मारे गए किसी मुसलमान को इन्होंने मदद दी? क्या वो गए? ये वो सवाल है जो मुसलमान आज सोचता है जवाब दूंगा और बार बार सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे गुजरात में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं, माइनॉरिटी कमीशन नहीं। मौलाना साहब देखिए, आप गुजरात के 2002 के दंगों से आप बाहर निकलिए। 1947 से लेकर 2014 तक देश में बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नहीं श्रीकांत जी, इतनी आसानी से कुछ सवालों को छोड़ा नहीं जा सकता है, बिना जवाब दिए सवालों को खत्म नहीं किया जा सकता है। जरूरत है बात की। नरेंद्र मोदी जी ने मदद नहीं दी, पटना में जाकर एक आदमी को माली मदद दे रहा है, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? आपने सवाल किया, जवाब सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही है आप दोनों का, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। तो कुल मिलाकर मुसलमान देश का थक चुका है। पूछ रहा है वो ये सवाल, कब तक वो इस देश में सिर्फ वोट बैंक की सियासत में एक मोहरा बना रहेगा, उसे उसका हक कब मिलेगा? साडा हक देख रहे हैं आप। छोटा सा ब्रेक, मैं फौरन लौटती हूं। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को।